दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे अफगानिस्तान में तालिबान की मजबूती से भारतीय निवेश को खतरा और कश्मीर पर इसका असर पड़ने की संभावना। अफगानिस्तान में तालिबान के लगातार बढ़ते कब्जे ने पूरी दुनिया को चिंतित कर रखा है। यहाँ की सत्ता पर तालिबान का नियंत्रण भारत के लिए भी चिंता की बात है। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। सवाल ये है कि तालिबान के कब्जे के बाद क्या ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह फंस जाएगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक तालिबान और सरकारी सेना के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। अभी पाकिस्तान काबुल से दूर है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में शांति समझौता नहीं हुआ तो भारी तबाही की आशंका है। वहाँ की अर्थव्यवस्था पहले से ही बर्बाद है। भारत ने जो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ किए हैं, गृह युद्ध की स्थिति में वह भी अदर में फंस जाएंगे। 1996 से 2001 के बीच जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, तब भारत ने अफगानिस्तान से संबंध तोड़ लिए थे। लेकिन अमेरिका के आने के बाद हामिद करजई की सरकार का गठन हुआ तो भारत फिर से काबुल में एक्टिव हो गया था। अफगानिस्तान में अमेरिका के आने के बाद वहां पिछले 20 साल में भारत ने भारी इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत के 400 से अधिक छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अफगानिस्तान में चल रहे भारत के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर नज़र डालते हैं और ये भी देखते हैं कि फ़िलहाल मौजूदा वक्त में यहाँ चल रही लड़ाई का इन पर क्या असर पड़ने वाला है। सलमा डैम, ये अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसे भारत अफगान मैत्री प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हेरात प्रांत में पिछले कुछ हफ्तों से भारी लड़ाई चल रही है और तालिबान का दावा है कि डैम के आसपास के इलाकों पर अब उसका कब्जा है। इस तरह की खबरें भी आई हैं कि बांध की सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षाकर्मी भी तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अफगान संसद। अफगानिस्तान में भारत के सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट में काबुल में अफगानिस्तान की संसद है। इसके निर्माण में भारत ने लगभग 675 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था और भारत अफगान मैत्री को ऐतिहासिक करार दिया था। इस संसद में एक ब्लॉक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी है। एक्सपर्ट्स कहते हैं तालिबान अफगानिस्तान के बाहरी हिस्सों पर तेजी से काबिज हो रहा है, लेकिन अभी उसका काबुल तक आना आसान नहीं नजर आता। लेकिन अगर तालिबान देश के ज़्यादातर हिस्सों में कब्जा जमा लेता है और काबुल में नाम मात्र की सरकार रह जाती है तो वह व्यापार और सुरक्षा जैसे व्यापक भारतीय हितों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। ऐसे में भारत और बाकी देशों ने जिस मकसद से इस तरह के इन्वेस्टमेंट किए थे वो पूरे नहीं होंगे। अगर हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो भारत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में 218 किलोमीटर लंबा हाईवे भी बनाया है। ईरान की सीमा के पास जासस से लेकर डेलारम तक आने वाले इस हाईवे पर 15 करोड़ डॉलर खर्च हुए हैं। ये हाईवे इसलिए भी अहम है क्योंकि अफगानिस्तान में भारत को ईरान के रास्ते एक ऑप्शनल रोड देता है। इस हाईवे के निर्माण में भारत के 11 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। जासस डेलोरम के अलावा भी कई सड़क निर्माण प्रोजेक्ट्स में भारत ने निवेश कर रखा है। व्यापार के लिहाज से जासस डेलाराम प्रोजेक्ट भारत के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट में से एक है। पाकिस्तान अगर ज़मीन के रास्ते भारत को व्यापार से रोकता है तो उस स्थिति में यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इस हाईवे पर तालिबानी नियंत्रण होता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा झटका होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत अफगान संबंध और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा अफगानिस्तान के 34 जिलों में भारत सरकार के 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनमें हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन और पावर इंफ्रा से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। काबुल में 1985 में शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ गृह युद्ध में बर्बाद हो गया था। भारत ने इसे फिर से बनवाया है। कई इंडो अफगान कल्चरल प्रोजेक्ट्स में भी भारत का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने में भी भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। हक्कानी नेटवर्क सहित पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ कई साल से एक्टिव हैं। भारतीय एजेंसियां काबुल हवाई अड्डे पर भी स्थिति पर करीबी से नज़र रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान में सिविल वर्क में लगे भारतीय कामगारों को भी बाहर जाने को कहा गया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने शाहतूत बांध प्रोजेक्ट के लिए अपने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को अफगानिस्तान में तैनात किया हुआ था। बहुत से भारतीय अधिकारी, कर्मचारी
और सुरक्षा कर्मियों को वहां से वापस बुला लिया गया है। अफगान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारत नानगहर प्रांत में कम लागत पर घरों का निर्माण कार्य भी शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा बमियान प्रांत में बदे अमीर तक सड़क का निर्माण, परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए पीने के पानी के नेटवर्क को भी बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। कंधार में भारत अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी बना रहा है। इन सभी विकास कार्यों के कारण भारत की लोकप्रियता अफगानिस्तान में बढ़ी है। भारत ईरान के चाबहार परियोजना के जरिए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप में व्यापार को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए भारत कई सड़कों का निर्माण भी कर रहा है जो अफगानिस्तान से होते हुए भारत के माल ढुलाई नेटवर्क को बढ़ाएंगी। अगर तालिबान ज़्यादा मजबूत होता है तो वह पाकिस्तान के इशारे पर भारत को परेशान भी कर सकता है। इससे चाबहार में भारत जितना फ़ायदा उठाने की कोशिश में जुटा है उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या अफगानिस्तान में अब भारत का इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स कहते हैं तालिबान अगर अफगानिस्तान में अपनी सत्ता जमा लेते हैं तो यह भारत के लिए झटका तो होगा ही, लेकिन इस बार तालिबान भी कोशिश कर रहा है कि उसे महज एक कट्टरपंथी संगठन मानने के बजाय एक राजनीतिक दल माना जाए। ऐसे में यह देखना होगा कि तालिबान पर कौन सा गुट हावी रहता है। एक्सपर्ट्स इसके लिए दो बातें बताते हैं। वे कहते हैं यदि तालिबान के पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखने वाले नेता सत्ता में प्रभावी होते हैं तो पक्के तौर पर यह भारत के राजनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए खतरा होगा। अगर तालिबान सत्ता हासिल करने के बाद एक परिपक्व राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करते हैं तो भारत सरकार उनसे बातचीत के जरिए कुछ रास्ते तलाश कर सकती है। अफगानिस्तान के मामलों पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स कहते हैं तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत का इन्वेस्टमेंट पूरी तरह डूब जाएगा। ऐसा नहीं है। तालिबान सत्ता में आ भी जाता है तब भी उसे जन सुविधाएं तो देनी ही होंगी। इसलिए इस बार तालिबान भारत के इन्वेस्टमेंट को नष्ट करने जैसी कोशिश नहीं करेगा जैसा कि उन्होंने बामियान के बुद्धा को नष्ट किया था। लेकिन तालिबान पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सलमा बांध जिन शर्तों पर भारत ने बनाया है उन्हें तालिबान नहीं मानेगा। तालिबान अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना नियंत्रण कर लेगा। वो इसे बर्बाद तो नहीं करेगा लेकिन चलाएगा अपने हिसाब से ही। इसमें भारत का स्टैक नहीं रह जाएगा। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो भारत के सहयोग से बनाया गया है। 2016 में इसका उद्घाटन हुआ था। हालांकि हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत ने तालिबान के साथ वार्ता शुरू की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने तालिबान के साथ बात तब शुरू की जब तालिबान मजबूत हो चुका है। आज यदि भारत तालिबान के साथ बैठकर बात करेगा तो तालिबान बराबरी के स्तर पर बैठकर बात करेगा। ऐसे में भारत अपने राजनीतिक और सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान पर कितना दबाव बना पाता है इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिलहाल हालात बहुत जटिल हैं और भारत सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पुराने हैं, लोगों का भी आपस में संपर्क है। फिलहाल भारत को हर स्तर पर यह कोशिश करनी चाहिए कि वहां किसी की भी सत्ता रहे, लेकिन ऐसी स्थिति ना पैदा हो कि पिछले 20 साल में बने वहां के सभी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर टूट जाएं। चीन, रूस, स्विट्जरलैंड और अमेरिका सभी देश तालिबान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन भारत तालिबान के साथ बातचीत में एंगेज नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को शायद ये लग रहा था कि यदि वो तालिबान से बात करता है तो उसे कश्मीर के अलगाववादी समूहों से भी बात करनी होगी। कश्मीरी नेता पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सवाल भी उठाया था कि यदि भारत तालिबान से बात कर सकता है तो फिर पाकिस्तान और कश्मीरी समूहों से बात क्यों नहीं करता। एक्सपर्ट कहते हैं तालिबान से बातचीत में हिचक के पीछे यही वजह थी। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि यदि भारत तालिबान से बातचीत नहीं कर रहा तो यह हैरानी की बात होगी। आधिकारिक तौर पर न तालिबान स्वीकार करेगा और न ही भारत, लेकिन बात तो हो ही रही होगी। अफगानिस्तान सरकार ने कहा है कि हालत ज़्यादा गंभीर होने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत से सैन्य मदद मांगेगा। यदि अफगानिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारत से सैन्य मदद मांग ली तो भारत क्या करेगा। एक्सपर्ट कहते हैं यदि भारत ने मदद नहीं की तो हो सकता है काबुल की सरकार ज़्यादा जल्दी गिर जाए, लेकिन यदि मदद की तो भारत पर अफगानिस्तान में दखल के आरोप लग सकते हैं। बहुत संभव है कि भारत ईरान और रूस जैसे सहयोगी देशों के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ काम करे। तालिबान के आतंक से जूझ रहे अफगानिस्तान में भारत की परेशानियां अचानक बढ़ने की एक और वजह यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान की मदद के लिए भेजे गए अपने लड़ाकों को भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और संपत्तियों को निशाना बनाने का ऑर्डर दिया है। खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने
इमरान खान के सामने कहा था कि पाकिस्तान से तालिबान की सहायता के लिए 10,000 लड़ाके उनके देश में घुसे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत के बनाए सलमा डैम पर तालिबान आतंकवादियों ने रॉकेट से हमला किया था। एक न्यूज एजेंसी ने अफगानिस्तान की निगरानी करने वाले सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान और तालिबानी लड़ाकों को विशेष निर्देश के साथ भारत में निर्मित संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया है। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे भारत के किसी भी सद्भावना वाले काम में बाधा डालें। आपको बता दें कि तालिबान का जन्म 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में हुआ था। इस वक्त अफगानिस्तान में तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस की सेना हारकर अपने देश वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान अफगानिस्तान में 1994 में पहली बार सामने आया। माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिसमें इस्तेमाल होने वाला ज़्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था। 80 के दशक के अंत में सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था, जिसके बाद तालिबान का जन्म हुआ। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने पर जिहादी और कट्टरपंथी ग्रुप कश्मीर में एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में भारत की रणनीति रही है कि अफगानिस्तान की उस राजनीतिक सत्ता से नज़दीकी रखी जाए जो वहां के कट्टरपंथी समूहों को काबू में रख सके। इसके अलावा ईरान जैसे देशों के साथ व्यापारिक लिहाज से भी अफगानिस्तान भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान में कट्टरता बढ़ने का असर कश्मीर में देखा गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान के अफगान सत्ता में आने के बाद भले ही वह सीधे कश्मीर के मामले में दखल ना दे, लेकिन तालिबान के शासन में लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना होगा। इस वजह से कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। अतीत में हमेशा देखा गया है कि अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ने पर कश्मीर में जिहादी ग्रुप हावी हो जाते हैं। हालांकि तालिबान ने पिछले साल कहा था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और तालिबान उसमें कोई दखल नहीं देगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान की समस्या ये है कि वहाँ तालिबान जैसे 20 से ज़्यादा गुट हैं। यदि तालिबान ऐसे समूहों को पनपने देता है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। हो सकता है कि लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को तालिबान सुरक्षित ठिकाना दे दे। ऐसे में अफगानिस्तान से पाकिस्तान होकर एक मिलिटेंट कॉरिडोर बन सकता है, जो भारत के लिए चिंता की बात होगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.